सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने पूछे हैं अलग-अलग अपनी परीक्षाओं में, चाहे वह बीपीएससी प्रीलिम्स का हो जो आपका सिविल सर्विसेज वाला पेपर होता है, या फिर आप बीपीएससी असिस्टेंट, बीपीएससी एएसओ या सीडीपीओ एग्जाम, इन सभी के पिछले हम लगभग आप समझिए तो 10 सालों के प्रश्न यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 10 सालों से भी पुराने प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और तब से लेकर आज तक यानी 2025 तक बीपीएससी ने जो भी एग्जाम कराया है, उसमें जितने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास पूछे गए होंगे दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन लाइनर फॉर्मेट में हम कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये एईडीओ को हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार के किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप बीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये वीडियो। तो ध्यान रखें दोस्तों, एईडीओ का एग्जाम तो काफ़ी करीब है, इसीलिए हम वन लाइनर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र की बाकी की किताबें होती हैं पूर्वावलोकन की, आप ज़रूर परिचित होंगे उससे। घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो किताबें होती हैं जो 2025 एडिशन का है, उसमें भी मैंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कवर कर दिया है। फिर आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के, इसके अलावा ज्योग्राफी के हम सभी टॉपिक लगभग लेकर के चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे मिलेगा, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया है और ये वीडियो आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट कर दीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण देखिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है, मुस्लिम आक्रमणकारियों से। देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी को किसने सबसे पहले अक्ता प्रदान किया था? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का एक शासक था, और इसने दोस्तों दास वंश, जनरली इनके जो राजवंश है उसको दास वंश के नाम से जाना जाता है। और ये मोहम्मद गौरी, देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ कब? 1178 में। 1178 में दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था वो पहली बार भारत में आक्रमण किया था 1175 में। उस समय तो वो जीत गया था। 1175 में वो मुल्तान पर आक्रमण किया था, और उस समय मुल्तान भारतीय क्षेत्र में हुआ करता था। और फिर 1178 में जब वह गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के शासक थे भीम। भीम द्वितीय बेसिकली इनका नाम है, तो भीम द्वितीय वहाँ के शासक थे और इन्होंने मोहम्मद गौरी को उस समय बंदी बना लिया था। बाद में हालांकि रिहा कर दिया। और ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद गौरी की पहली बार यह पराजय थी भारत में 1178 पर, जब वो गुजरात में आक्रमण किया था गुजरात पर। अब देखिए, मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध के बारे में हम देखते हैं। सबसे प्रमुख है तराइन का युद्ध, जिसमें तराइन का 2 युद्ध हुआ था, पहला 1191 और दूसरा 1192। तो ये लाइन वाइज बिल्कुल चला है। 1191 में पहली लड़ाई हुई, 1192 में दूसरी लड़ाई हुई तराइन की। पहली लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने इनको, यानी कि मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी इसमें, और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ 1192 में, इस समय मोहम्मद गौरी दोस्तों लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया था, और उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद के साथ, और उस समय भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। सवाल है दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। बिहार पर पहला आक्रमण कर जीत हासिल करने वाला जो मुस्लिम विजेता है वो बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विहार जो है उसका भी विध्वंस बख्तियार खिलजी ने ही किया था, ये भी याद रखना है। तो आ जाते हैं मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख टॉपिक जो कि दिल्ली सल्तनत है। और दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आता है इम्पोर्टेंट, वो है गुलाम वंश। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश के ये सबसे पहले शासक थे। 1206 से 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिर आराम शाह, इनका शासनकाल 1210 से 11 तक केवल 1 साल। फिर इल्तुतमिश एक प्रमुख शासक दिल्ली सल्तनत का,
1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236 में आए और 1236 में ही चले गए। उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री जो पहली महिला शासिका बनी दिल्ली सल्तनत में वो थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिर मोइनुद्दीन बराम शाह, इनका केवल 2 साल 1240 से 1220। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये सब भी छोटे बड़े शासक थे, इनका काफ़ी कम समय का शासनकाल रहा है 1242 से 1246। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, इनका शासनकाल लगभग 20 सालों का है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा शासनकाल रहा है, 20 साल बहुत बड़ा होता है शासन करने के लिए। गयासुद्दीन बलबन एक प्रमुख शासक, 1266 से 1287 तक इसका शासनकाल रहा। कैकुबाद 1287 से 90, क्यूमर्स 1290 में ही आए और 1290 में ही गए। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो इस सभी वंश से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए सबसे पहला है गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 दर्शाया गया है, ये याद रखना है। और ये हमने अभी पढ़ा भी कि 1266 से 1287 इनका शासनकाल रहा। देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक, गुलाम वंश का संस्थापक और पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई दिन का झोंपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोंपड़ा दोस्तों मस्जिद है। और ये कहाँ स्थित है और किसने बनवाया, ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। यह सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए कहाँ स्थित है तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए पहले तो यह एक विद्यालय हुआ करता था, बाद में जब तराइन का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फिर से मस्जिद के रूप में परिवर्तित करा दिया, इसको तो रिपेयरिंग वगैरह करके। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था इसका निर्माण कार्य? सही उत्तर क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए नाम कुतुब मीनार रखा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सबसे प्रभावशाली राजा बना वो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था। अगला सवाल आपके पास है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर रखी थी? लाहौर में रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भी याद रखिए 1206 से 1210, और 1210 में फिर इल्तुतमिश आ गया था। हालांकि आराम शाह कुछ समय के लिए राजा बना था लेकिन वो काफ़ी अयोग्य व्यक्ति था, तो जल्द ही उसको हटाकर और दिल्ली के जो उस समय तुर्क सरदार थे उन्होंने इल्तुतमिश को राजा बनाया। मुस्लिम शासक जिसकी साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन है? वो इल्तुतमिश ही है दोस्तों। ये भी याद रख सकते हैं आप कि इल्तुतमिश को भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था दोस्तों? इसने बिहार में पहला सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। बलबन दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति इसने अपनाई। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? ये भी दोस्तों सिजदा और नौरोज दोनों ही शुरू किया था बलबन ने। सिजदा क्या है? सिजदा था सिर झुकाना इनके सामने, यानी कि जो सुल्तान थे बलबन, इसके सामने सिर झुकाना। और ऐसे ही एक पैबोस नाम का भी त्योहार चलता था, पैबोस। पैबोस की प्रथा में क्या होता था? पेट के बल लेटकर इनके पैरों को चूमना, यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा सिर झुकाना या फिर सजदा कई बार लिखा जाता है। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पैबोस क्या था? पेट के बल लेटकर पैरों को चूमना। तो ये सब प्रथाएं बलबन ने शुरू की थी और रक्त और लौह की नीति भी बलबन ने अपनाई थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने ही कहा था ऐसा। बलबन का ही ये कहना था कि देखिए शासन जो है, राजा जो है वो ईश्वर के अवतार होते हैं इस तरीके से, इसलिए उनको ईश्वर जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था?
बलबन के बारे में दोस्तों कहा गया था राजत्व के यानी कि राज्य चलाने के लिए उसके जो सिद्धांत हैं, प्रतिष्ठा है, शक्ति और न्याय का सिद्धांत जो है इन सभी पर ये आधारित था। ये गयासुद्दीन बर्नी ने कहा था इनके बारे में। सीडीपीओ 2022 में ये पूछा गया है। तुर्गिल खान ने विद्रोह किया था किसके समय में? बलबन के समय में तुर्गिल खान ने विद्रोह किया था। कहते हैं दोस्तों खिलजी वंश पे। आप देखिए खिलजी वंश का जो समय अवधि है 1290 से लेकर के 1320 तक। बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सबसे पहले इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो इसके संस्थापक थे 1290 से 1296 तक इन्होंने राज्य संभाला। खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1306 ईस्वी तक शासनकाल रहा। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। अभी आपने यहाँ पर ये देखा भी अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों? जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में से एक था। और ऐसे भी अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खुद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और फिर सत्ता अपने हाथों में लिया था। जलालुद्दीन खिलजी के भाई का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी जो थे इनका एक प्रमुख सेनापति जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए। और अलाउद्दीन खिलजी ही वो पहला शासक था दोस्तों जिसने पहली बार अस्थाई सेना अपनी रखी थी या फिर अस्थाई सेना का गठन किया था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है दोस्तों? यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है और यह लिखा है एएल श्रीवास्तव ने। सीडीपीओ 2022 का क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है दोस्तों? उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौर का शासक कौन था? राणा रतन सिंह ही थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासन काल उस समय रामचंद्र देव के शासन में चल रहा था और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब इन्हीं का शासन था रामचंद्र देव जी का। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। दोस्तों खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखिएगा किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया कि आधा हिस्सा जो होगा फसल नपाई का वो राजस्व के रूप में राजा को देना होगा यानी सुल्तान को देना होगा। यह व्यवस्था या फिर ये दावा अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने की थी? जिससे डीलरशिप आप बोलते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। सभी लोगों को कुछ-कुछ अनाज देने की ये प्रणाली थी। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, ये याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? दोस्तों बर्नी ने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी राजा बना तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन कहा है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे अब देखिए तुगलक और लोदी वंश से संबंधित प्रश्न है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था दफन है यानी उनको कहाँ दफनाया गया है? नालंदा में। किसको? कश्मीर घाटी के जो अंतिम मुगल शासक थे यूसुफ शाह चक इनको मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित किया था और इनका जो इनको दफनाया गया है वो नालंदा में दफनाया गया है। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक के समय में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया गया और ऐसे कई योजनाएं भी चलाई गई थी उनके समय में।
आगे है, इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, सबसे अधिक नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे दोस्तों। काश्तकारों के द्वारा ये खर्चा वहन किया जाता था। जो भी नहर बनाने या फिर उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस का जो खर्च होता था, वो काश्तकार ही वहन करते थे। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, वह कौन सा दोस्तों? निकोलो डी कोंटी। यह वेनिस यात्री था और 1420 में यह अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते हुए विजयनगर पहुंचा था। निकोलो डी कोंटी, याद रखना है ये नाम, असिस्टेंट के मेंस पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से कौन सा सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई सारे उपाय किए अलग अलग? ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित, यहाँ फिरोज तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों एक ही व्यक्ति है, ये ध्यान रखना है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा दोस्तों अस्पताल हुआ करता था, एक खैराती अस्पताल था। देखिए दोस्तों, खैराती अस्पताल का मतलब हो गया आज का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, जो सरकारी अस्पताल आप समझ लीजिए, जिसमें निःशुल्क व्यवस्था रहता है इलाज का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ दोस्तों? सैयद वंश। सैयद वंश, इनका शासनकाल जो रहा दोस्तों, ये 1414 ईस्वी से लेकर के और 1451 ईस्वी तक चला। और इसके जो पहले शासक थे और जो सैयद वंश के संस्थापक थे, वो थे खिज्र खां। नाम याद रखना है आपको, खिज्र खां। और 1414 में इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ, 1421 तक चला था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यानी आगरा जो शहर है, वो नगर पहले किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश से संबंधित थे। अब आ जाते हैं हम सल्तनत कालीन जो प्रमुख शासक थे, उनके शासनकाल के बारे में देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश से संबंधित थे और 1320 से 1325 ईस्वी तक शासनकाल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389, अबू बकर ये 1389 से 90, केवल 1 साल से 1.5 साल, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में ही केवल इनका शासन हुआ, बस कुछ समय के लिए। फिर नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 और फिर 1414 में मैंने बताया था सैयद वंश आ गया, तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका शासन चला, जिसमें पहला शासक सैयद वंश का और इसके संस्थापक खिज्र खां थे, जो 1414 से 1421 तक शासन में रहे। मुबारक शाह इसके बाद दूसरे शासक थे, जिनका 1421 से 1434 तक शासन रहा। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक इनका शासन रहा और आखिरी अलाउद्दीन आलम शाह। आखिरी कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। और इनका जो शासन रहा अब आखिरी 1445 में समाप्त हुआ, तो 1445 से लेकर के और 1451 तक, तो ये आखिरी आखिरी शासक थे सैयद वंश के। करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। अब देखिए, अगला अलाउद्दीन आलम शाह, ये तो मैंने बता ही दिया 1445 से 1451। इसके बाद सैयद वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया और लोदी वंश की स्थापना हुई। इसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन में रहा। इसमें सबसे पहले शासक हैं बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन में रहे। ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि बहलोल लोदी 38 वर्ष तक लगभग शासन किया है, अगर आप माइनस कीजिएगा। और ये आप समझिए तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए, सभी में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला यह राजा है या फिर शासक है बहलोल लोदी, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोदी आए, जो कि 1489 से 1517 तक शासन में रहे और इब्राहिम लोदी आखिरी थे लोदी वंश के, आखिरी प्रमुख शासक इब्राहिम लोदी। और ये आपके
रहे 1517 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। आपको याद होगा दोस्तों 1526 में ही मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का आपको युद्ध याद होगा। 1 मिनट। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसके बाद ये वीरगति को प्राप्त हुए और फिर इसके बाद समझिए तो इनका जो लोदी वंश था वो समाप्त हो गया। ये भी याद रखिए कि पूरे दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जो लड़ाई करते समय यानी कि युद्ध भूमि में जिसकी मृत्यु हुई थी, या आप ये कह सकते हैं जो वीर गति को प्राप्त हुआ। ये पहला शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के नहीं, पूरे हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, इससे प्रश्न नहीं आया, हो ही नहीं सकता है, बहुत बार आया है। आप देख सकते हैं पहले तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक एसएससी रेलवे में भी बहुत बार आया है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर आप देखिएगा विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, ये हरिहर द्वितीय था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था दोस्तों? कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। और कृष्णदेव राय कहाँ का राजा थे? ये विजयनगर के राजा थे। देखिए दोस्तों, विजयनगर आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो यात्री था वो निकोलो कोंटी था। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इटली का रहने वाला था और आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। फिर अब्दुल रजाक फारस से आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और बारबोसा यह भी पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के समय में। नुनिज पुर्तगाल, यह भी अच्युत राय के समय में ये आया था। अगला सवाल है विजयनगर का महानतम शासक कौन था दोस्तों? असिस्टेंट मेंस 2023 के पेपर में आया है। कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। अगला सवाल है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 में, यह समझिए कि विजयनगर के राजा, उस समय ऐसे तो विजयनगर के राजा सदाशिव राय हुआ करते थे, लेकिन जो ओरिजिनल सत्ता थी वो सत्ता चलाने वाला व्यक्ति राम राय था। और राम राय को ही समझिए तो घेर कर मारा गया उस समय तालीकोटा के युद्ध में, और बहमनियों के द्वारा विजयनगर पर आक्रमण किया गया था। इस तो समझिए तो यही वह युद्ध था दोस्तों तालीकोटा का, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। तालीकोटा को के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है राक्षस तंगड़ी। आप याद रखिएगा, राक्षस तंगड़ी नाम से भी इसको जाना जाता है। राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, तालीकोटा के युद्ध को। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? भू राजस्व। अगला सवाल है दोस्तों किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? नागलपुरम नगर जो है दोस्तों ये विजयनगर के पास ही अपनी मां के नाम पर बसाया था। किसने? विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख और सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ने। अगला सवाल है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तुलक्कापियम का संबंध किससे है दोस्तों? तुलक्कापियम, इसके बारे में एसएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। तुलक्कापियम जो है यह द्वितीय संगम काल से संबंधित है। दोस्तों कुछ प्रमुख शासक और कुछ प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, जैसे बीजापुर राज्य, यहाँ वंश कौन था? आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना करी थी 1490 ने। ऐसे ही अहमदनगर निजाम शाही वंश की वहाँ पर शासन था इनका, और मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश का स्थापना की थी 1490 में ही अहमदनगर में। अब आता है बरार इमादत शाही। तो बरार इमाद शाही जो राज्य है, यह यहाँ जो शासन करने वाला वंश था वह था फतह उल्लाह, और संस्थापक इमाद शाह। तो इमाद शाह के नाम पर ही इसका नाम इमाद शाही रखा गया था। 1490 में ही इसकी स्थापना हुई थी। गोलकुंडा एक प्रमुख राज्य रहा जहां कुतुब शाही वंश का शासन था, और या कुली कुतुब शाह ने स्थापना करी थी कुतुब शाही वंश की। अच्छा, एक और राज्य बीदर
बरीद शाही, और यहाँ पर दोस्तों अमीर अली बरीद का वंश था, संस्थापक भी यही थे, 1528 में स्थापना हुई थी। प्रांत और उनके प्रांतपतियों की उपाधियाँ ये भी याद रखना है, जैसे दौलताबाद, यहाँ जो प्रांतपति थे उनका उपाधि था मसनद ए आली। ऐसे ही बड़ार, इसके जो प्रांतपति थे उनकी जो उपाधि थी मजलिस ए आली। फिर बीदर की यहाँ की उपाधि थी आजम ए हुमायूं, और गुलबर्गा यहाँ का जो उपाधि था वो था गालिब नायब। अब देखिए सल्तनत कालीन प्रमुख कर, सल्तनत काल के प्रमुख कर किस प्रकार लगाए गए थे। जजिया कर था। जजिया कर लगाया जाता था दोस्तों गैर मुस्लिमों पर, यानी जो मुसलमान नहीं थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। और फिर आता है ज़कात। अब जजिया कर कई लोग ब्राह्मणों पर नहीं लगाते थे, कई शासकों ने लगाया। अब देखिए जजात, ये जो कर था ये मुस्लिमों से लिया जाता था, ये धार्मिक कर था। और खुम्स, ये युद्ध में लूट से प्राप्त धन को खुम्स कहा जाता था। खराज, खराज कहा जाता था प्रारंभ में गैर मुस्लिम जो कृषक थे उनसे लिया जाने वाला कर। बाद में यह सभी से लिया जाने लगा, लेकिन पहले यह जो मुस्लिम नहीं थे उनसे केवल यह कर लिया जाता था। और ये किसानों से कर लिया जाता था खराज। बाद में ये सभी प्रकार के किसानों से लिया जाने लगा, मुस्लिमों से भी। उस्र, या मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था उस्र। अब देखिए अगला है आपके पास दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। अब जैसे विभाग का, अब देखिए नाम यहाँ पर उस समय क्या था और अभी के हिसाब से आप क्या समझेंगे, और संस्थापक कौन था। जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। फिर दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण करने वाला विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। बाजार नियंत्रण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। और बाजार नियंत्रण के बारे में कई बार अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। दीवाने वक्फ, तो दीवाने वक्फ ये व्यय विभाग से संबंधित था, एक्सपेंस रिलेटेड था, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना करी थी। दीवाने मुस्तखराज, यह वित्त विभाग से संबंधित था, खासकर बकाया भू राजस्व की वसूली करने वाला विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही यह कृषि विभाग से संबंधित था, और इसके जो संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगाह दोस्तों दासों की देखभाल के लिए यह विभाग था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, जैसे दासों की देखभाल के लिए इन्होंने विभाग बना दिया दीवाने बंदगाह। दार उल सफ़ा, ये प्रश्न अभी पूछा भी गया था, इसी वीडियो में आपने देखा होगा, एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापना करी थी। दार उल सफ़ा जो था खैराती अस्पताल, इसका मतलब सरकारी अस्पताल जैसा, निःशुल्क सेवाएं थी यहाँ पर, जब बहुत कम फी लगता था यहाँ पर। अगला है दीवान इस्तेहाक, ये भी पेंशन विभाग था, और ये भी फिरोज शाह तुगलक नहीं। तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के जो भी विभाग थे वो काफ़ी सटीक और अच्छे थे उस समय समाज के दृष्टिकोण से। अब आगे देखिए सैन्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी सल्तनत कालीन, सल्तनत काल में सैनिकों की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। अब देखिए 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी पर एक प्रमुख होता था जिसको सरखेल कहा जाता था। तो एक सरखेल यानी कि 10 घुड़सवारों में एक जो प्रमुख होगा उसको सरखेल कहा जाएगा। ऐसे ही अब 10 सरखेलों के ऊपर यानी कि 100 घुड़सवारों में एक हेड होगा, और उस हेड को कहा जाता था सिप सालार। ठीक है, सिपह सलार आप कहिए, सिपह सलार। और ये कौन हुआ। अब देखिए सरखेल 10 पर है और 10 सरखेल पर एक सिपह सलार है, यानी कि ओवरऑल 100 घुड़सवारों पर एक सिपह सलार हो गया। अब ऐसे ही अमीर, तो अमीर का मतलब यहाँ धनी व्यक्ति नहीं है, अमीर का मतलब सैनिकों में प्रमुख। और कितने सैनिकों में दोस्तों, अब 10 सिपह सलारों में ये एक प्रमुख है, यानी कि 1000 घुड़सवारों पर एक अमीर है प्रमुख। अब मलिक, मलिक यानी कि 10 अमीरों पर, यानी कि 10,000 घुड़सवारों पर एक मलिक उसमें जो है वो मेन है, यानी कि हेड है। वैसे ही खान, अब 10 मालिकों पर एक खान हेड है, यानी कि 1,00,000 घुड़सवारों में एक हेड है, उसको खान कहा जाएगा। और उससे ऊपर है सुल्तान, यानी खानों का प्रमुख या फिर सर्वोच्च सेनापति सुल्तान। जैसे अभी सर्वोच्च सेनापति माना जाता है किसको, या प्रथम नागरिक माना जाता है आपका जो
राष्ट्रपति होते हैं उनको। तो वैसे ही सुल्तान को सर्वोच्च सेनापति और सभी खानों का प्रमुख उनको माना जाता था। अब अगला है दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दोस्तों दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग से संबंधित था। अभी आपने यहाँ पर देखा भी, इससे पहले आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए सबसे ऊपर ही है दोस्तों दीवाने अर्ज। यह विभाग किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। स्थापना बलबन ने की थी। तो ऐसे कई सारे विभागों के नाम पूछे जाते हैं। अब जैसे अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो देखिए खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीनों जो कर हैं वो भूमि उत्पाद पर लगता था। यहाँ पर है, मैंने दिखा पहले भी बताया था, उस्र है, खराज है। उस्र खराज जो है कृषकों से लिया जाता था, तो यह भी समझिए तो भूमि उत्पाद पर है। उस्र जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो यह भी भूमि से संबंधित है। ज़कात जो है ये किस प्रकार का कर है? धार्मिक कर है, मुस्लिमों से लिया जाता था, और गैर मुस्लिमों से जो कर लिया जाता था वह है जजिया कर। नेक्स्ट है दोस्तों, जावाबीत का संबंध किससे था? दोस्तों जावाबीत, इसका संबंध राज्य कानून से था। जावाबीत का सल्तनत काल के सिक्के टंका एवं ससगनी इस धातु के थे। देखिए टंका और ससगनी दोनों ही चांदी से बने हुए सिक्के थे। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय में कला और स्थापत्य और साहित्य का क्या स्थिति था? भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ? 12वीं सदी में दोस्तों। दिल्ली सल्तनत ये ठीक पहले आप समझ सकते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की इमारतें और निर्माणकर्ता। सबसे पहले अब देखिए इसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार, ये सब निर्माण शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था। मैंने आपको बता ही दिया, अजमेर में स्थित है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। अच्छा देखिए अब नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी अलाई दरवाजा, ये अच्छा अलाई दरवाजा अलग है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन सुल्तान गढ़ी या फिर आप नसरुद्दीन महमूद का मकबरा पूछ सकते हैं, ये दोनों ही बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन जो था उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। तुगलकाबाद जो है यह गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बसाया था। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा था? यह गयाउद्दीन बर्नी ने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने। और बर्नी ने ही कई सारे कथन कहे थे उस समय, जो अलग-अलग दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके बारे में भी। ये लाइन आपको याद रखना है, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। दरिद्रता जो थी वो स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा था? गयाउद्दीन बर्नी ने। अब देखिए अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, अभी आपने पढ़ा ऊपर में, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अच्छा आगे है आपके पास फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। तो जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में स्थित, यह जामा मस्जिद का दरवाजा किस तरफ से बनता है? दक्षिणी दिशा से बनता है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उज सिराज। तो मिन्हास या मिन्हाज उस सिराज ये लेखक थे तबकात ए नासरी के। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है किस पुस्तक से? इसी पुस्तक से, तबकात ए नासरी से, जो मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है। और इसी में ये लिखा गया है कि बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। मोरक्को का यात्री था दोस्तों इब्न बतूता। कई बार ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो है, यानी कि अपनी यात्रा की कहानी लिखा था एक पुस्तक में, और उस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? उस पुस्तक का नाम है रेहला। तो रेहला जो पुस्तक है दोस्तों, ये लिखा था इब्न बतूता ने, जो मोरक्को का यात्री था। अब अगला है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो था वो बहमनी राज्य का संस्थापक था। बहमनी राज्य जनरली विजयनगर साम्राज्य के बाद आता है। आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? चौधरी बोला जाता था उस समय गांव के सरपंच को, जैसे आज मुखिया या सरपंच होते हैं
वैसे फतुहात ये आलमगीरी ये लिखी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा, ईश्वर दास नागर। आगे है दोस्तों सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। इसमें देखिएगा किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद दोनों एक ही बुक है और ये लिखा है अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी। देखिए दोस्तों शाहनामा के लेखक फिरदौसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तबकात ए नासिरी आपने देख ही लिया, तबकात ए नासिरी जिसमें बख्तियार जो खिलजी का बिहार पर आक्रमण के बारे में लिखा गया है, यह तबकात ए नासिरी में ही लिखा गया है। और यह पुस्तक किसने लिखा है? मिन्हाज ए सिराज ने। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। रेहला इब्न बतूता ने जो मोरक्को का यात्री था, किताब उल यामिनी यह उत्बी द्वारा लिखा गया है। खजाइन उल फुतूह या फिर और तुगलकनामा, दो अलग अलग किताब है। खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही बहुत इंपॉर्टेंट है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही तो कम से कम अहमद सरहिंदी याद रखिए इतना भर। फया फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद जो है ये बुक लिखा गया है अमीर हसन अल सिजजी द्वारा। अगला है दोस्तों हकाइक ए हिंदी, ये लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। और आखिरी है श्री कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय लिखा गया है मालधर बसु द्वारा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या रखा था? सभी जो भक्ति संत थे उनके बीच में एक समान विशेषता थी, यानी एक कॉमन बात थी। वो क्या थी? वे अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे या लिखे उन्होंने जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी यही जरूरी चीज है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने ऐसा कोई ग्रंथ बना दिया, उसमें इस भाषा का इस्तेमाल कर दिया कि अधिकांश लोग उसको पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो ऐसा ग्रंथ बनाने का क्या फायदा? ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझने योग्य होना चाहिए और भाषा भी बहुत सरल होनी चाहिए उसकी, ताकि सभी लोग उसको पढ़ के समझ सकें और उसका लाभ सभी को मिल सके। तो इसीलिए जो भी भक्ति संत थे उस समय, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के समय में, उनमें एक कॉमन बात ये थी कि वे लोग उसी भाषा में अपनी अ, वाणी को या अपनी वाणी को उसी भाषा में ये लोग लिखते थे जिसे भक्तों को समझना क्या हो, आसान हो। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन सा सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया मिलने से मना कर दिया था या कर दिए थे? वह था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से मिलने से मना कर दिया था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सुहारावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पर सही उत्तर है सुहारावर्दी संप्रदाय। अब देखिए प्रमुख सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक, ये भी पूछा जाता है। जैसे चिश्ती जो संप्रदाय है इसके संस्थापक अबू इसहाक समी, फिर सुहारावर्दी के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सुहारावर्दी, इनके नाम में ही सुहारावर्दी है। कादरी के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो यहाँ भी कादिर है, कादिर से कादरी आप याद रख सकते हैं। फिर सतारी के, एक मिनट, सतारी के जो संस्थापक थे ये शेख अब्दुल्ला सतारी, इनके नाम में भी सतारी है। और ऐसे ही नक्शबंदी के नाम में भी बहाउद्दीन नक्शबंदी है। इम्पॉर्टेंट है चिश्ती जो स्थापना करी थी अबू इसहाक समी ने, सुहारावर्दी के नाम में सुहारावर्दी है ही, बाकी सबके नाम में ही उनका नाम छुपा हुआ है। अब देखिए सूफी संत और उनकी प्रमुख उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहला है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी जो उपाधि थी वो थी कुतुब उल अख्ताब। कुतुब उल अख्ताब जो है ये किसकी उपाधि थी? ये उपाधि थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। अब देखिए शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनका जो उपाधि है दोस्तों सुल्तान उत तारकीन, सुल्तान उत तारकीन। अब देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, अब ये इंपॉर्टेंट है, निजामुद्दीन औलिया कई बार प्रश्न पूछा जाता है।
और इनकी जो उपाधियाँ थी इसमें एक तो है महबूब ए इलाही और एक सुल्तान उल औलिया। तो औलिया औलिया तो आप मिला लेंगे, लेकिन महबूब ए इलाही याद रखना है। अब अगला नाम है दोस्तों शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का आईना ए हिंद इनकी उपाधि थी। शेख नासिरुद्दीन महमूद इनका जो उपाधि था चिराग ए देहलवी, और शेख सलीम चिश्ती इनका जो उपाधि था शेख उल हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी इनका जो उपाधि था, दो उपाधि था, एक तो महबूब ए सुभानी और एक पिरान ए पीर। और आखिरी है शेख अहमद सरहिंदी, इनका जो उपाधि था मुजदिद अलिफ सानी। तो ये उपाधि भी, हालांकि इसमें 2 ही 3 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन अगर सभी याद कर पाए तो बहुत अच्छा है। अब देखिए इसके बाद है अगला सवाल आपके पास, 12 मासा की रचना किसने की थी दोस्तों? 12 मासा पुस्तक जो है इसकी रचना की थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। कहाँ पर भक्ति धर्म को इन्होंने लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। 69वीं बीपीएससी 2023 का सवाल है। सही मिलान है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2019 का पेपर में यह पूछा गया था। देखिए निर्गुण, निर्गुण मतलब किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, या किसी भी रूप में मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति का कोई भी रूप हो उसकी पूजा नहीं करना है, ये निर्गुण वाले लोग मानते थे। अब आता है प्रमुख वंश दोस्तों, मुगल वंश और बाबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर अच्छे से ध्यान में रखिए और याद रखिए इसको। सबसे पहले बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पहला नाम आता है दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इसमें बाबर विजेता हुआ और इसी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। देखने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आगे है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को यानी अगले वर्ष हुआ। राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर इसमें भी विजयी हुआ था। और अगला है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में यानी नेक्स्ट ईयर 29 जनवरी 1528 को हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 1529 को हुआ, महमूद लोदी और बाबर के बीच, यहाँ भी बाबर विजयी रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार 4 युद्धों में, जो कि 1526, 1527, 1528 और 1529 में हुआ, चारों में बाबर विजयी रहा, इसीलिए बाबर का काफ़ी अधिक नाम है। आप देखिएगा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य की जो रणनीति थी, उसकी सैनिक रणनीति, वो यहाँ पर मुख्य कारण रहा, जिसको तुगलमा कहा जाता है। अब देखिएगा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? बाबर की जीवनी है, तुर्की भाषा में लिखी है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। और भारत में बाबर के आगमन का क्या कारण है दोस्तों? तो बाबर के आगमन का कारण यहाँ पर देखिएगा आप, तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोफखानों को शामिल किया गया। तो ये भारत में बाबर के आगमन के कारण ये सब हुआ, क्योंकि बाबर ने ही ये सब किया था, तोफखाने का इस्तेमाल करना, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोफखाने को शामिल करना, ये सभी पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इस्तेमाल किया था। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा बाबर की जीत का मुख्य कारण पानीपत में उसकी सैन्य रणनीति को माना गया है। अब आइए हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार क्रम अगर आप देखिएगा तो देवरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं आप, देवरा का जो युद्ध हुआ था ये 1532 में, चौसा 1539, कन्नौज को कई बार बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में। चौसा और कन्नौज दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं। हुमायूं के प्रमुख युद्ध कुछ हैं, जिसमें चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों ही हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खां की शेर खां विजय हुआ। तो आप देखिएगा चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ,
शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खां विजेता रहा। फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है 17 मई 1540 को, वापिस से शेर खां और हुमायूं के बीच में, और यहाँ भी शेर खां जीत जाता है। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेर शाह सूरी ने दोस्तों, शेर शाह सूरी जिसको शेर खां यहाँ कहा जा रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति है, और इसने सुल्तान और हजरत आला और सुल्तान दोनों की उपाधि इसी ने धारण की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया दोस्तों? 1532 में चुनार दुर्ग पर, और 1532 में उसने जीत भी हासिल किया था उस समय। आगे है आपके पास शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने दोस्तों करवाया था मकबरे का निर्माण। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का जो मकबरा है यह आपका सासाराम बिहार में स्थित है। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह ने अपनी घुड़सवार सेना को 50, फिर 200, फिर 250 और फिर 500 इस तरह से टुकड़ियों में विभाजित किया था। अब प्रमुख शासक अकबर के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। आप देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों 1576 में हुआ था, मुगल शासक और महाराणा प्रताप के बीच में। ध्यान दीजिए कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के उद्देश्य से ही अकबर ने खुद लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि इसने अपने सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी थी, और इसके तरफ से मान सिंह और आसफ खां दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां, यानी कि एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की सेना, जिसमें मान सिंह और आसफ खां दोनों ही मिल करके और सेना को संभाल रहे थे। इनके बीच में युद्ध होता है और 1576 में युद्ध हुआ। और यहाँ भी देखिएगा आप दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का सेनापति अगर कौन था ये पूछा जाए तो हकीम खान, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों राणा प्रताप जो थे या फिर महाराणा प्रताप, इनकी पराजय हुई थी। अगला सवाल है, बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर, इनमें से मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखिएगा, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक कौन था जो सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो अगर शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर की बात की जाए तो इसमें निश्चित तौर पर अकबर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। अब देखिए यहाँ पर कार्य और वर्ष, ये कई बार मिलान करने के लिए आता है। जैसे दास प्रथा का अंत, ये अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। फिर पर्दा शासन का अंत किया इसने कब? 1562 में ही। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने करी 1563 में। जजिया कर की समाप्ति इसने करी 1564 में। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन करना, ये दोनों काम इसने 1571 में करी थी। किसने? अकबर ने। आगे देखिएगा दोस्तों, इबादत खाना की स्थापना यानी पूजा गृह की स्थापना 1575 में अकबर द्वारा किया गया। महजर की घोषणा की गई 1579 में इसके द्वारा, और दिन इलाही की स्थापना अकबर ने ही की थी। कब किया था दोस्तों? 1582 में। फिर आता है इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला सवाल है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को मध्यकालीन भारत में लागू किया गया था। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन जो भारत था उसके इस सम्राट के बारे में यह लिखा है, यानी कौन सा यह सम्राट था जिसके बारे में आर.टी. त्रिपाठी ने यह कहा है कि भारत के एकीकरण, यानी भारत का एकीकरण करने के लिए, इंटीग्रेट करने के बाद वह, यानी भारत को समझिए तो पूरे भारत पर एक साथ राज्य करना, भारत को एक जगह लाना
और उसके बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को भी भारत में मिलाना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना कर सकता था और इसके तरफ एक महत्वपूर्ण कदम था। ये किसने किया था दोस्तों? ये अकबर ने ही किया था। अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली भी अकबर द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही भी अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? दोस्तों ये भी अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? हल्दी घाटी के युद्ध के समय ही, 1576। वर्ष सेम ही है। अब बात कर लेते हैं जहांगीर की दोस्तों। देखिए, दो अस्पा, सिंह अस्पा, इन दोनों प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने की थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा। देखिए दोस्तों, दो अस्पा और सिंह अस्पा का मतलब क्या है? देखिए, अस्पा का मतलब है घोड़ा। दो अस्पा क्या होता था? एक ही सैनिक को दो घोड़े दिए जाते थे कि दोनों घोड़े को हमेशा तैयार रखना है, खिलाना पिलाना, उनका सेवा पानी जो भी है, तो दो घोड़ों के बराबर या दो घोड़ों के लिए उसको सैलरी दी जाती थी। सिंह अस्पा में एक सैनिक को 3 घोड़ों का चार्ज दिया जाता था, ऐसे आप समझिए। और ये सिंह अस्पा जो भरोसेमंद सैनिक होते थे, योग्य होते थे, उनको दिया जाता था। जहांगीर के समय में ये चला था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। हॉकिंस अंग्रेज व्यक्ति जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि उसको दी थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? यह भी जहांगीर के समय में आया था भारत, सर थॉमस रो। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के समय में दोस्तों मुगल चित्रकला का बहुत विकास हुआ और समझिए तो काफ़ी वह अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, यानी कि उसका स्वर्ण काल था, ऐसा आप कह सकते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दोस्तों, एतमादुद्दौला का जो मकबरा है यह नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने। अच्छा, अगला है, प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किससे? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। मान लो ये दीवार है तो इसमें पत्थर ऐसे ऐसे लगा के और इस तरीके से पत्थरों को मिला करके और इस टाइप से फूल बना देना। तो फूल का नक्काशी करना, मैप टाइप का या नक्शा टाइप का फूल का बनाना पत्थरों की मदद से जो अर्ध कीमती थे, तो उसको प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। दोस्तों, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी दोस्तों? कंधार। ये झगड़े की जड़ थी मुगल शासक और ईरान के शाहों के बीच में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। अगला है, इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है किसने? ए एल श्रीवास्तव ने। किसने? ए एल श्रीवास्तव ने। अब अगला है आपके पास, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष संघर्ष किया था दोस्तों? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या? दारुल इस्लाम। अब देखिए, मुगल कालीन प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य, जैसे गुलबदन बेगम मुगल कालीन महिला थी यह, और काफ़ी फेमस भी हुई क्योंकि इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी जो हुमायूं के बारे में है। हुमायूं की पुत्री थी और इसने हुमायूं के बारे में यह पुस्तक लिखी, हुमायूं नामा। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी, यानी कि ज्ञाता। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अच्छा, एक मिनट, गुलबदन बेगम मैंने बोला हुमायूं नामा की पुत्री थी दोस्तों, यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। हुमायूं सबसे बड़ा भाई था, 4 भाइयों में बाबर के 4 बेटे थे, उनमें हुमायूं सबसे बड़ा था और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हुमायूं नामा की इसने रचना की थी जिसमें हुमायूं के सभी जीवन वृत्तांत की जो गाथा है वो लिखी गई। अगला है आपके पास माहम अनगा। माहम अनगा ये 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की इन्होंने स्थापना की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। तो नूरजहां जो थी यह जहांगीर की पत्नी थी, ये याद रखना। और इन्होंने जुनता गुट का नेतृत्व भी किया था। अब आइए मुमताज महल। देखिए, शाहजहां की प्रिय पत्नी, ऐसे शाहजहां की कई पत्नियां थी जिसमें सबसे प्रिय मुमताज महल को माना जाता है। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी।
अब है जहाँ आरा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री का नाम था दोस्तों। बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी और शाहजहाँ के बंदी के समय में यह शाहजहाँ के साथ रही, जब औरंगजेब ने उसको बंदी बनाया था। देखिए दोस्तों, जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप याद रखिएगा। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? बैतुल उलूम जो है यह क्या है? यह पुस्तकालय है, कहाँ है? दिल्ली में। स्थापना किसने करवाया? औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने। अब है अस्मत बेगम भी आपको याद रखना है। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया था। इत्र जो सुगंधित पदार्थ होता है, छोटे से शीशी में आता है, शीशे के डिब्बों में, या फिर आप छोटे से बोतल कह सकते हैं। तो यह इत्र बनाने की जो विधि है, इसका आविष्कार अस्मत बेगम ने ही किया था। देखिए, कुछ मुगल कालीन पदाधिकारियों के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मुस्तौफी बोला जाता था लेखा परीक्षक को। और अब है मुस्फिर बोला जाता था किसको? सह लेखाकार को। लेखा परीक्षक के सहायता के लिए रहते थे। मीर ए बर्ब बोला जाता था वन अधीक्षक को। वन अधीक्षक जैसे पुलिस अधीक्षक कौन होता है? जिसको हम बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वैसे ही वन अधीक्षक है। अब मीर ए बहर बोला जाता था जल सेना के प्रधान को। जल सेना के प्रधान को क्या बोला जाता था? मीर ए बहर। वाकिया नवीस बोला जाता था सूचना अधिकारी को। और सवानिह निगार ये समाचार लेखक को बोला जाता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक को खुफिया नवीस बोला जाता था। और हरकारा जासूस और संदेश वाहक को बोला जाता था। हरकारा भी आपको याद रखना है। हरकारा किसको बोला जाता था? जासूस और संदेश वाहकों को। अब देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब मुगल प्रशासन में क्या हुआ करता था दोस्तों? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। किसमें? मुगल प्रशासन में। अब देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। यानी कि ऐसी भूमि जो विद्वानों को अनुदान में दी जाती थी और वह राजस्व यानी टैक्स फ्री था, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इसको मदद ए मास कहा गया। मदद ए मास का मतलब विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि। अब अगला है मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? देखिए, बंटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। लगान कैसे निर्धारित किया जाता था, उसका जो तरीका था उसको बंटाई बोला जाता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी का मतलब हुआ करता था मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कहा जाता था। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था दोस्तों। यह सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। याद रखना है, ये 69वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। बहुत पुराना प्रश्न नहीं है। तो मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था किसको? सूरत बंदरगाह को। याद रखना है। अब मध्यकालीन मुद्राओं के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुहर है। मुहर अकबर द्वारा इसको चलाया गया था और यह सोने का सिक्का होता था। अब देखिए, संसब यह भी अकबर द्वारा चलाया गया था और सोने का सबसे बड़ा सिक्का था यह। फिर इलाही अकबर द्वारा ही चलाया गया था, सोने का यह भी सिक्का था। और रुपया शेरशाह द्वारा चलाया गया था, यह चांदी का सिक्का था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया था, तांबे का सिक्का था। और जीतल इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था, तांबे का सिक्का था। और निसार यह जहांगीर द्वारा चलाया गया था और यह भी तांबे का सिक्का था। तो कौन सिक्का किसके द्वारा चलाया गया और किस धातु का बना था, ये याद रखना है। जैसे मुहर अकबर द्वारा चलाया गया और ये सोने का सिक्का था। सबसे बड़ा सिक्का सोने का संसब यह अकबर द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों, मुगल बादशाह और उनके सूबे। जैसे यहाँ शासक का नाम है, सूबों की संख्या है और नए जुड़े सूबे यानी नए कौन कौन से सूबे जुड़े। पहला तो अकबर का ही नाम आता है। 12 सूबे थे, 12 और 3 15 हो गए, क्योंकि 3 इसमें नए सूबे जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आईने अकबरी में वर्णित है यह चीज़। और नए जो 3 सूबे जोड़े गए थे उसमें बड़ार है, खानदेश है और अहमदनगर है। जहांगीर के पास 15 सूबे थे और कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिला दिया था इसने। शाहजहां के समय में 18 सूबे थे
और 3 सूबे जो नए जोड़े गए थे इसमें कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा था। औरंगज़ेब के समय में सबसे अधिक 20 सूबा था, जिसमें 2 नया था बीजापुर जिसको 1686 में जोड़ा गया और 1687 में गोलकुंडा को। दोनों ही कर्नाटक के आसपास के इलाके हैं। वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखिएगा तो बीजापुर कर्नाटक में और गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में। अब बात करते हैं हम मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य की। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर पुस्तक और उनके लेखक और किस भाषा में लिखा गया है तुजुक बाबरी जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर की ही जीवनी है, बाबर ने खुद लिखी है, किस भाषा में लिखी है? तुर्की। दोनों ही सवाल पूछा गया है कि तुजुक बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने। और किस भाषा में लिखा गया है ये भी पूछा गया है सवाल, तो तुर्की भाषा में। तारीख रसीदी ये किसने लिखा है? मिर्जा हैदर दुगलत ने। और किस भाषा में है? फारसी भाषा में। आप ऐसे देखिएगा मुगल काल में अधिकांश जो पुस्तकें हैं वो फारसी में ही लिखी गई हैं, लेकिन बाबरनामा तुर्की में लिखी गई है। बाबर तुर्क भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये भी फारसी भाषा में है। तारीख सलातीन अफ़गान ये अहमद यादगार ने लिखा है फारसी भाषा में। हबीब उस सियार एवं कानून हुमायूनी ये दोनों ही ख्वाद मीर ने लिखा है और ये फारसी भाषा में ही है। तारीख शेर शाही और इसके अलावा तोहफ़ा अकबर शाही ये दोनों लिखा गया है अब्बास खां सरवानी द्वारा फारसी भाषा में। आगे आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो इसमें आपको मिलेगा अब अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखी है। तबकात अकबरी ये अकबरनामा भी अकबर की जीवनी है जो अबुल फजल ने लिखी है फारसी भाषा में। तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है फारसी भाषा में ही। और मुंतखब उत तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है फारसी भाषा में ही। प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे इकबालनामा जहांगीरी मोतमिद खां ने लिखी है फारसी भाषा में। और तज़किरातुल वाक़ियात ये जौहर आफ्ताब बची ने लिखी है फारसी में। आप देख रहे हैं अभी तक बस फारसी चल रहा है, एक बाबरनामा को छोड़ दें तो। और आखिरी है यहाँ पर वाक़ियात मुस्ताकी ये रिज़कुल्लाह मुस्ताकी द्वारा लिखा गया है फारसी भाषा में ही। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित आप देखिएगा। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। चित्रकारी के लिए कारखाने दोस्तों हुमायूं ने बनवाए थे जो विकल्प में वहाँ मौजूद था। अच्छा, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस्समद मीर सैयद अली दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने, जिसको अकबरनामा भी कहा जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दसवंत और बसावन दोनों ही जो चित्रकार थे वो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे या उसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे ये। यूरोपीय चित्रकार यानी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ दोस्तों? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के समय में हुआ था मुगल काल में। जिसने अच्छा सॉरी किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। ये शेर खां ने कहा था हुमायूं को कि अगर बंगाल पर अधिकार करने देता है हुमायूं शेर खां को तो वह बिहार को हुमायूं को हाथों में सौंप देगा। अब देखिए आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। ये देखिए 67वीं बीपीएससी में आया और इसके अलावा बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। और यहाँ पर ये आईने अकबरी यहाँ भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला सवाल है यहाँ पर, यह कथन किसका है दोस्तों? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये विलियम फिंच ने कहा है, विलियम फिंच का यह कथन है। अब देखिए यहाँ पर 64वीं बीपीएससी का वह प्रश्न था। अब प्रमुख स्थापत्य के बारे में देखते हैं, स्थापत्य और उसके स्थल और निर्माणकर्ता और वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आगरा फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने। कब बनाया? 1565 से 73 तक बना। फतेहपुर सिकरी भी अकबर ने बनाया या उसका स्थापना किया, ये 1571 से 85 तक। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। 1631 से 48 तक इसका निर्माण हुआ।
जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने ही बनवाया, इसने 1644 से 56 तक इसका कार्य करवाया। लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया 1639 से लेकर के और 48 तक इसका निर्माण हुआ। बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने इसका निर्माण करवाया 1651 से लेकर के और 61 तक, लगभग 10 सालों तक इसका कार्य चला। हम सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य के बारे में देख लेते हैं। पहले प्रमुख सिख गुरुओं के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर गुरु का नाम है, काल है उनका, जीवन काल और उपलब्धियां आप देखिएगा। गुरु नानक जी ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे और 1469 में इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे निश्चित तौर पर। फिर गुरु अंगद जो कि दूसरे, टोटल 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर आप देखिएगा गुरु अंगद दूसरे गुरु थे और गुरुमुखी लिपि के ये जनक भी थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे गुरु हैं दोस्तों गुरु अमरदास और गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर गुरु रामदास अमृतसर के ये संस्थापक थे। गुरु रामदास, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अमृतसर के संस्थापक कौन है? गुरु रामदास। इसके बाद गुरु अर्जुन देव, ये भी प्रमुख व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी थी गुरु अर्जुन देव ने। फिर हरगोबिंद सिंह, ये अकाल तख्त की स्थापना करी थी इन्होंने, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोबिंद सिंह। फिर हर राय, ये उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे और हरकिशन, ये अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी इनको। किसको? गुरु तेग बहादुर को। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मारा गया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु हैं और आखिरी गुरु सिख संप्रदाय के या सिख धर्म के, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सवाल, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ये बीपीएससी में और बीपीएससी असिस्टेंट दोनों में ही पूछा गया है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? देखिए वीर शिवाजी, इनकी राजधानी रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने ही किया था। इनके ही दरबार में अष्टप्रधान का सिस्टम बना हुआ था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के। तो ये वही बात है, अष्टप्रधान से रिलेटेड है। और फिर सेम क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में, और मराठा प्रशासन में यह थी। और सरंजामी प्रथा संबंधित थी, मराठा भू राजस्व प्रथा थी यह, यानी कि भूमि से संबंधित टैक्स लेने की यह प्रथा थी सरंजामी, और यह मराठा के समय में प्रचलित थी। अब देखिएगा इसके बाद है पेशवाकालीन युद्ध और उनके परिणाम। कौन सा युद्ध है? कब लड़ा गया? किन के बीच में लड़ा गया? विजय कौन हुआ? तो देखिए सबसे पहले खेरा का युद्ध आता है 1707 में, ताराबाई और साहू के बीच में लड़ा गया जिसमें साहू की जीत हुई। वरना का युद्ध 1731 में संभाजी और साहू के बीच में, इसमें भी साहू की जीत हुई। पानीपत का युद्ध 1761 में। अब ये पानीपत का वो वाला युद्ध नहीं है, यहाँ पर पानीपत का युद्ध जो है प्रथम की बात नहीं की जा रही है। आप देखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ पर है, पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रथम युद्ध नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ जिसमें अब्दाली की जीत हुई। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ 1775 से 1782। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, इसमें अंग्रेज वैसे विजयी रहे और आखिरी में सालबाई की संधि हो जाती है 1782 में। इसके बाद इस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। और ये हमने आई थिंक अभी घटना चक्र वाला जो बुक है हम जिसमें पूरा कवर करते हैं पूर्वावलोकन की, उसमें नहीं पढ़ाया है। आप देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1803 से 1805 तक चला अंग्रेज और मराठा के बीच में। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें अंग्रेज की विजयी हुए थे अंग्रेज, और तृतीय में भी अंग्रेज ही विजेता रहे। अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1817 से 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब आइए अष्टप्रधान क्या था, आप देख लीजिए। अष्टप्रधान का मतलब 8 प्रधान लोगों का एक समूह था, और ये समझिए एक तरह से मंत्रियों का समूह था जिसमें राजा के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, वित्त और राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था। बहुत बार ये पूछा गया है अमात्य के बारे में। अमात्य कौन होता था?
मराठा साम्राज्य के समय में दोस्तों वित्त और राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था। इसके बाद ऐसे ही आप देखिएगा यहाँ पर तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण कौन रखता था? वाकिया नवीस। वाकिया नवीस वह कर्मचारी या वह अष्टप्रधान थे जिनका कार्य था राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना। सचिव कौन होते थे? सचिव होते थे राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। और सुमंत या दबीर होते थे विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत कहा जाता था सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करने वाले को। पंडित राव कहलाते थे कौन? ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाने वाले को पंडित राव कहा जाता था। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश कहा जाता था। देखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। अब संभाजी पहले उत्तराधिकारी शिवाजी के। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। फिर राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र। राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। फिर ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का अधिक विस्तार हुआ था। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। और बाजीराव प्रथम जो थे, पेशवा बाजीराव प्रथम, ये भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 1720 से 1740 इनका समय अवधि है। मराठा साम्राज्य के ये सर्वश्रेष्ठ सेनापति रहे। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा का आधिपत्य दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बालाजी बाजीराव, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। जहां पहले ये लोग नहीं वसूल पाते थे, इनके समय में ये वसूलने लग गए थे। और बाकी के कुछ प्रमुख यहाँ पर आप देखिएगा तो शासक हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित, जो आप इनका शासनकाल यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध मैंने बता ही दिया था दोस्तों। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। मराठों, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब ये तीनों ही अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। कौन कौन से गवर्नर जनरल के समय में हुआ था ये आप देख सकते हैं। पहला जो हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली के समय में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 तक लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1823 तक रहा था, 1813 से पूरे लगभग 10 सालों तक, और इसी बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर आइए सिख मिसल और उनके संस्थापक या फिर नेता। सिख के मिसल कुछ हुआ करते थे, जैसे सुकरचकिया मिसल, अहुलवालिया मिसल, तो ये प्रमुख मिसल है यहाँ पर। और उसके संस्थापक यहाँ पर हैं, जिसमें देखिएगा कुछ प्रमुख मैं मार्क कर देता हूँ जो आपको याद रखना है। अहुलवालिया मिसल ये जस्सा सिंह द्वारा शुरू किया गया था। सुकरचकिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चरत सिंह द्वारा स्थापना करा गया था। किसका? सुकरचकिया मिसल का। फैजुलपुरिया नवाब कपूर सिंह। फुलकिया ये फूल सिद्धू बरार द्वारा। कन्हैया भंगी राम गढ़िया नकाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क करता हूँ यहाँ पर, जैसे करोड़ सिंधिया, करोड़ा सिंह, और निशान वालिया दसौधा सिंह। तो ये कुछ प्रमुख है, जो मुझे प्रमुख लगा वो मैंने चिन्ह लगा दिया। बाकी पूरा आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर से इसका डाउनलोड करके और इसे याद कर सकते हैं, या फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन। अब इसके बाद आप देखिएगा तो मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होगा और फिर आधुनिक भारत स्टार्ट होगा। तो मुगल साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ? आप देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय, जो बहादुर, अच्छा बहादुर शाह और शाह आलम द्वितीय दोनों अलग अलग हैं। शाह आलम द्वितीय को गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद
के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था, यानी दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक था ये बताया जा रहा है। अब देखिए मुगल शासक और उसके प्रसिद्ध नाम, जैसे औरंगजेब, प्रसिद्ध नाम क्या है? जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा गया है? औरंगजेब को। लंपट मूर्ख किसको कहा गया है? जहादर शाह को। और घृणित कायर किसको कहा गया है? फर्रुखसियर को। कठपुतली शासक किसको कहा गया है? रफी उद दरजात को। रंगीला बादशाह किसको कहा गया है? मोहम्मद शाह को। साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। और जफर कहा गया है बहादुर शाह द्वितीय को। तो कई बार बहादुर शाह जफर इनको कहा जाता है, या फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक ये थे, याद रखना है। ये जरूर सारे याद रखिए, ये सभी चीजें, इसमें जितना भी प्रसिद्ध नाम है, जिंदा पीर किसको कहा गया, लंपट मूर्ख किसको कहा गया, रंगीला बादशाह किसको कहा गया, साहिब बेखबर किसको कहा गया, ये सभी चीजें पूछी गई हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया, तो जरूर से इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अगर आपने कमेंट नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो अब समाप्त होने वाला है, बस कुछ ही मिनट बाकी है। आप देखिए मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियां। अब जैसे बाबर का वास्तविक नाम भी बाबर था, और उपाधि इसने कौन-कौन सी धारण की थी? बादशाह, मिर्जा और गाजी की उपाधि धारण की थी। हुमायूं, हुमायूं का भी जो वास्तविक नाम था वो हुमायूं ही था, और नसरुद्दीन मोहम्मद इसने उपाधि धारण की थी। अकबर का जो वास्तविक नाम था जलाल, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ये पूरा नाम था इनका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर का मूल नाम था सलीम, और नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी इनका पूरा नाम था। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, कई बार पूछा जाता है। अब्दुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सामी, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। फिर औरंगजेब, मूल नाम भी औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये सब इनके उपनाम है या पूर्ण नाम है। बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद मुअज्जम, मूल नाम मोहम्मद मुअज्जम था, बाद में बहादुर शाह प्रथम नाम पड़ा। शाह आलम प्रथम या साहिब बेखबर इनको कहा गया है। जहादर शाह का मूल नाम था मुइजुद्दीन, और जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। फर्रुखसियर का मूल नाम भी फर्रुखसियर था, इसको घृणित कायर कहा गया है। ऐसे ही आप देखिएगा दोस्तों, तो आलमगीर द्वितीय, इसको अजीजुद्दीन इसका मूल नाम था, और आलमगीर द्वितीय का ही उपाधि धारण किया। शाह आलम द्वितीय में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर मोहम्मद शाह सीधे याद रखिए, मोहम्मद शाह का मूल नाम तो मोहम्मद शाह ही था, लेकिन रंगीला बादशाह इसको कहा गया है। अब आते हैं हम आखिरी स्टेज में, जिसमें उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में हम देखेंगे। यानी मुगल बादशाह उत्तरकालीन बाद के मुगल बादशाह कौन रहे, जो बहुत ही कम फेमस हुए। इसमें पहला बहादुर शाह प्रथम, जिसको साहिब बेखबर कहा गया है। 1707 से 1712 तक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद 1707 से 1712 तक इसने शासन किया। फिर जहादर शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहा गया, 1712 से 13 तक ही शासन किया। फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर कहा गया है, यह 1713 से और 1779 तक शासन किया, 1719 तक शासन किया। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, ये 1719 से 1748, काफ़ी लंबे समय तक ये रह गया। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय, जिसका बचपन का नाम या मूल नाम अजीजुद्दीन था, 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर भी कहा जाता था, 1759 से 1806, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837, लंबा शासनकाल था इनका भी। और शाह आलम द्वितीय का भी शासनकाल लंबा रहा। बहादुर शाह जफर, ये आखिरी, या बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा जाता है, ये आखिरी मुगल शासक थे। और 1837 से 1857, जो 1857 की क्रांति हुई थी, आपको याद होगा, उसके बाद तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, अंग्रेजों के हाथों में चली गई। तो आप देखिएगा, ये आखिरी मुगल शासक थे। अब नोट में देखिए, फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दरजात फरवरी 1719 से जून 1719 तक, तथा रफ़ी उद दौला जून 1719 से सितंबर 1719 तक शासक रहे थे। इसके बाद अब आप देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो पेज है, इसमें आधुनिक भारत का इतिहास अब स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मैंने बता ही दिया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।